चलिए अब खबरों का रुख करते हैं। सारस के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि जब सारस को तकलीफ थी तो आरिफ ने उसे बचाया। कई दिनों तक आरिफ ने सारस की सेवा की, जिससे सारस का उससे लगाव हो गया। लेकिन सेवा करने की जिम्मेदारी तो सरकार और वन विभाग की बनती थी। अगर गांव वालों ने सारस को नहीं बचाया होता तो उसकी जान चली गई होती। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने 2024 चुनाव को लेकर भी बड़ा बयान दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि हम थर्ड फ्रंट का चेहरा नहीं होंगे। हमारी कोशिश है कि कैसे भाजपा को 2024 में केंद्र में आने से रोका जाए। सारस के साथ साथ 2024 लोकसभा चुनाव तक सब पर बात की अखिलेश यादव ने। अखिलेश जी, ये सारस जो राजकीय पक्षी है उसको लेकर आपने ट्वीट किया, सरकार को घेरा है। देखिए, सरकार को घेरा नहीं, जब उसको तकलीफ थी, पैर टूटा, चोट लगी और बचाने का काम अगर किसी ने किया था तो आरिफ ने। और पिछले कई दिनों से आरिफ ने उसकी सेवा की और सेवा की वजह से उससे लगाव हो गया और दोनों साथ साथ रहने लगे। खाना पीना, उठना बैठना, आना जाना, ये सब उसके साथ सारस ने किया। हम सब स्वीकार करते हैं कि सारस उससे लगाव रखता था। सरकार को क्या सूझा कि सारस को उठा ले गए? अगर उठा ले गए थे तो जिम्मेदारी सरकार की बनती है, वन विभाग की बनती है कि उसकी सेवा करते। अब वो चला गया कहीं, जाने के बाद अगर गांव के लोगों ने उसकी सेवा न की होती, पकड़ करके सुरक्षित न रखा होता, कुत्ते दौड़ा रहे थे, कुत्तों से न बचाया होता, तो आज क्या स्थिति होती? उसकी जान चली जाती, तो जिम्मेदार कौन होता? और फिर अगर इसी तरीके से आप कोई मान लो बिस्किट भी खिलाता है, कोई दाना खिलाता है। पूरे देश ने देखा कि प्रधानमंत्री जी मोर को अपने घर पे खिला रहे थे। क्या आपका ट्वीट भी बहुत सुर्खियों में था। क्या ये वन विभाग के लोग मोर को ले आएंगे वापस? बहुत सारे घरों में मोर अपने आप आता है, लोग दाना खिलाते हैं। क्या अब मोर को उठा लाएंगे ये वन विभाग के लोग? बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं कि भाई कानूनन वो राजकीय पक्ष है इसलिए लेकर गए उसको। अरे मंत्री को जानते ही नहीं है। मंत्री को जानते होते तब तो कुछ बताते। अरे जब उसके पैर पे चोट थी तो क्यों नहीं उसकी मदद करने गए? अगर वो मंत्री जानते होते, इटावा में सारस संरक्षण के लिए केंद्र बन रहा था, उसका बजट क्यों खा गए ये बीजेपी के लोग? सारस मित्र बनाए थे समाजवादी सरकार में, वो सारस मित्रों का मानदेय क्यों खत्म कर दिया? और जितने भी पंछी विहार थे, धीरे धीरे उनका सुंदरीकरण, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने के लिए समाजवादी सरकार में काम होना शुरू कर दिया था। आप अपने कुत्ते के लिए, अपनी बिल्ली के लिए, अपने जानवरों को रख रखाव के लिए अगर गोरखपुर में हाथी ने जान न ली होती लोगों को, तो कभी लोगों को ये नहीं पता लगता कि गैर कानूनी हाथी गोरखपुर में मुख्यमंत्री जी के इशारे पे रखा हुआ है। आखिरकार कौन जिम्मेदार था उसके लिए? तो ये बीजेपी के लोग कुछ जानते नहीं हैं, न कुछ काम करना चाहते हैं, न मदद करना चाहते हैं। इन्हें हिसाब देना पड़ेगा 17 बजट का, 10 दिल्ली के बजट और 7 ये बजट। कितने बजट हो गए? 17 बजट का इनके पास हिसाब नहीं है, इसीलिए उल्टी बातें कर रहे हैं। लगातार आप सांड को लेके जो ट्वीट करते थे, हमला करते थे, अब सरकार ने कहा कि हम सांडों के लिए 2000 वर्ग मीटर जगह हर जगह रखेंगे, आवारा पशुओं को रखेंगे। यानी ट्वीट जो आप कर रहे हैं उसको सरकार को लग रहा है कि इससे, देखिए, ये अवधेश प्रसाद जी हैं, इन्होंने सदन में ऑन द फ्लोर हाउस एक सूची जारी की और उसके बाद मैंने जब बजट स्पीच दी तो उसमें भी ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस मैंने रखा कि कितने लोगों की सांड से जान गई है। पूरे उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, हर दिन घटना एक न एक सुनने को, देखने को मिलती है। तो सरकार को सांड के सुरक्षित करने के लिए कोई इंतजाम है कि नहीं है? और अगर सांड के लिए सुरक्षित इंतजाम कर रहे हैं तो बजट कहाँ है? तो मैं तो सरकार से कहूँगा कि कोई स्थान तय कर दें, चिन्हित कर लें, वहाँ एक सांड सफारी खोल दें, तभी जाकर के सांड सुरक्षित होंगे। ये जो बात है, जो बात आप कह रहे हैं, बीजेपी 80 पर जो काम करी, 14 हारी हुई सीटों के लिए मोदी के मन की बात उर्दू में पब्लिश करा के वो बांटने का काम करने जा रहे हैं। आप बीजेपी के चक्कर मत पड़िए, बीजेपी से पूछिए क्या किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई, नौजवान बेरोजगार क्यों है, सिलेंडर महंगे क्यों हैं, महंगाई चरम सीमा पर क्यों है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया, जो आरक्षण है उसके साथ खिलवाड़ क्यों हो रही है, लोगों को नौकरियां ना मिले उसके इंतजाम आउटसोर्स क्यों कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन क्यों कर रहे हैं। अरे उर्दू में बोलने से क्या, इनको उर्दू इसलिए नहीं समझ में आएगी क्योंकि उर्दू भारतीय भाषा है
उर्दू हमारी गंगा जमुनी संस्कृति की भाषा है। उर्दू हमें प्रेम सिखाती है, इसलिए भाजपाइयों को उर्दू समझ में नहीं आएगी। सर मेरा आखिरी सवाल है, जिस तरह से अखिलेश यादव तेलंगाना जा रहे हैं, वेस्ट बंगाल जा रहे हैं, स्टालिन से मिल रहे हैं, क्या अखिलेश यादव आज थर्ड फ्रंट के एक बड़े चेहरे और खुद पीएम कैंडिडेट होंगे 2024 में? हमारी समाजवादियों की कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोकें। लेकिन आपने कहा कि सबसे ज्यादा सीटें जो जीतेगा कहीं ना कहीं वैल्यू उसकी ज्यादा होगी, और यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं। ये बात अभी की नहीं है, ये बीजेपी को बताना चाहिए कि उन्होंने उत्तर प्रदेश और देश को आगे ले जाने के लिए क्या किया है। वो उन चीजों से बहस हटा करके इन सवालों को करवाते हैं। एक फेस तो है अखिलेश यादव। देखिए, हम फेस नहीं हो सकते। हमारा समाजवादियों का काम है उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हटाना। आपने सुना, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने सरकार पर तमाम आरोप लगाए हैं और थर्ड फ्रंट के मोर्चे पर उनका कहना है कि वो फेस तो नहीं होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को हराना समाजवादी पार्टी का मकसद होगा। कैमरा जितने साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। अखिलेश जी, ये बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने एक्सक्लूसिवली एबीपी गंगा से बात की है, तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। यूपी सरकार पर सारस के मुद्दे पर बरस गए, कहा कि सारस को तकलीफ थी तो आरिफ ने बचाया, आरिफ ने सेवा की और उसके बाद वन विभाग के लोग उसको लेकर चले गए। ये उनका आक्रमण था। उन्होंने कहा कि सारस की जिसने सहायता की, सारस की जिसने सेवा की, उसे छीन लिया गया। आरिफ को लगा हो गया था, लेकिन वन विभाग के लोगों ने उसे छीन लिया। उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव पर उन्होंने कहा कि उनका और समाजवादियों का काम है कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में रोका जाए। वो चेहरा नहीं है थर्ड फ्रंट का, ये उन्होंने साफ कहा। उनका काम है उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोकना, उनका काम है केंद्र में रोकना। एक बात उन्होंने और कही, उन्होंने कहा कि दिल्ली के 10 बजट और उत्तर प्रदेश के 7 बजट का इनको हिसाब देना पड़ेगा, ये नहीं दे पा रहे हैं। आक्रमण वो बीजेपी की तरफ कर रहे थे। तो सारस से लगाए बजट और फिर लोकसभा चुनाव तक तमाम बातें की उन्होंने एबीपी गंगा से। और 2024 को लेकर बोले हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। 2024 में भाजपा ही जीतेगी, ये उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं। अखिलेश यादव के आरोपों पर बोले हैं कि ऐसे आरोपों का कोई मतलब नहीं है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने उत्तर दिया है अखिलेश यादव का। एबीपी गंगा से जो बातें तमाम कही अखिलेश यादव ने, उसका उत्तर दिया ब्रजेश पाठक ने। हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला से बात की है, दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी भी तैयारी कर रही अब हर बूथ पर यूथ को जोड़ेंगे जी, बूथ पर यूथ को भी सपा भी जोड़ेगी। अब ये उनका काम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो मतलब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची है। बीजेपी ही जीतेगी। अखिलेश यादव ने आपकी सरकार में आपके साथी मंत्री पर बड़ा गंभीर आरोप लगाया। गलत आरोप ऐसे उसका कोई मतलब नहीं, उसका जवाब देने से कोई मतलब सारस को लेकर इतना क्यों वो सरकार को घेर रहे हैं? यार और कोई काम करो भाई, प्रदेश को आगे बढ़ाने में चर्चा करो। कैमरा जितिन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि अनर्गल आरोप है, इसका उत्तर देना उचित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इटावा से खबर है और वहां पर फसल मुआवजे को लेकर किसानों ने सवाल उठाए। इटावा से खबर है, फसल मुआवजे को लेकर किसानों ने सवाल उठाए हैं। लाखों के नुकसान पर किसी को 129 रुपए मिले हैं, किसी को 304 रुपए मिले हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत मिलने वाले मुआवजे पर किसानों ने सवाल खड़े किए हैं। 5 बीघा फसल के नुकसान पर 129 रुपए मुआवजा मिला है मात्र। 12,000 से ज्यादा किसानों ने फसल बीमा करवाया था। बाढ़ और बारिश में नुकसान पर खाते में आए 129 रुपए, 200 रुपए, 340 रुपए, 342 रुपए और 500 रुपए क्रमशः। इस पर सवाल खड़े किए हैं किसानों ने और सवाल उनके वाजिब जान पड़ते हैं। आपकी कितनी फसल है? हमारी फसल 1.5 बीघा। कितना मुआवजा मिला? जो 340 रुपए। क्या मांग थी आपकी? मतलब कितने की पैदावार हुई? पैदावार हमारी लगभग अंदाज में ऐसी करीब 8,000 रुपये की उसमें पैदावार होती। जो आपको फिर कैसे पता चला कि आपको 350 रुपये? 340 हमारे खाते में आए। सरकार से मांग हमारी ये है कि मुआवजा जितना उचित हो उतना दिया जाए। सरकार ने जो मुआवजा दिया है वो क्या आपको मुआवजा मिला उसमें? नहीं मिला, हमको कुछ भी नहीं मिला मुझको। मुआवजा नहीं मिला तो अब आप क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, कैसे?
अब सर जी हम क्या करेंगे, नहीं मिला था और हम क्या करें, नहीं मिलो तो नहीं मिलो। और बताओ, आप बताओ सो क्या मांग कर रही हो आप? मांग कर रहे हैं जो हमारे फसल डूब गई है तो अब फसल को मुआवजा हमें दे, वो चाहिए हमको। इस बार आपके खाते में 342, किसी में 330, हाँ, किस तरह हाँ। से देख रहे हैं किसानों को इतना? नहीं तो ये तो कोई बीमा तो सर है नहीं, पता नहीं कहाँ से पैसा आया, मैं इसको नहीं बता सकता हूँ, आप लोग जान सकते इसको ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस तरह से अगर बीमा मिलेगा किस तरह से देखते हैं? नहीं, संतुष्ट नहीं हम लोग अगर इस तरह से मिलता है। क्या मांग है सरकार से? नहीं, जो बीमा का रेट हो, जैसे प्रीमियम हम देते उस हिसाब से मिले। तमाम जो किसान हैं उनके बयानात आपने देखे और सुने। फसल बीमा और मुआवजे की इनसाइड स्टोरी क्या है, आइए आपको विस्तार में बताते हैं। इटावा के 8 विकास खंडों में 8 ब्लॉक्स में 12,000 किसानों ने अपना फसल बीमा करवाया था। चंबल और यमुना नदी की बाढ़ से हजारों बीघा बाजरे की फसल बर्बाद हो गई। बैंक और साहूकारों से कर्ज लेकर हजारों किसानों ने खेती की थी। फसल बीमा के भरोसे किसानों ने लाखों रुपए का कर्ज ले लिया था बैंकों से और साहूकारों से। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत एक किसान को 129 रुपए मात्र मुआवजा मिला है। एक दूसरे किसान को मुआवजे के रूप में 342 रुपए मिले हैं। कुछ किसानों को 342 और 340 रुपए मिले हैं। किसी को 500 रुपए मुआवजा मिला है। 12 से ज्यादा लोगों के खाते में 500 रुपए से कम मुआवजा आया है। 8,000 रुपए खर्च कर खेती करने वाले किसान के खाते में मात्र 340 रुपए आ रहे हैं। सवाल वाजिब है, उनकी पीड़ा समझी जा सकती है और उनका नुकसान बहुत सहज भाव से उसका अनुमान लगाया जा सकता है। ये है इस बीमा की इनसाइड स्टोरी और जो मुआवजा मिला है इटावा के किसानों का जो दर्द है उसकी इनसाइड स्टोरी। 500 रुपए से कम कई किसानों के खाते में मुआवजा आया है। 12,000 से ज्यादा किसानों ने ये बीमा करवाया था और हमने आपको बताया 129 रुपए तक मुआवजा मिला है और कई किसानों को 500 रुपए से कम मिला है। इस मामले को लेकर जब एबीपी गंगा की टीम उप जिलाधिकारी के पास पहुंची तो उन्होंने कहा कि जिन किसानों को परेशानी है वो अपनी समस्याओं को बताएं। मामले ऐसे देखने को मिले हैं कि किसी को 2.5 बीघा जमीन है, उसको जो मुआवजा मिला बीमा कंपनी की तरफ से वो 430 रुपये, 440, 340 रुपये ऐसे करके मिला है। ऐसा प्रकरण अभी मेरे संज्ञान में नहीं आया है, ना ही किसी ने इस तरह की कोई कंप्लेंट की है। अगर कोई ऐसा मैटर आता है तो मैं संबंधित विभाग के जो भी कर्मचारी हैं उनसे वार्ता करके और किसानों का कहना है कि उनके साथ छल हुआ है। बीमा तो उन्होंने कराया था किसान फसल बीमा योजना, लेकिन उनको 500 रुपये के अंदर का ही क्लेम मिला। अब जो किसान कह रहे हैं तो वो अगर हमें ये संज्ञानित कराएंगे तो हम संबंधित बीमा कंपनी के जो भी अधिकृत अधिकारी हैं उनसे बात करके और उनकी मदद कराएंगे। तो उप जिलाधिकारी महोदय की बात आपने सुनी, वो कह रहे उनके पास कोई कंप्लेन ही नहीं आई है, कोई शिकायत ही नहीं है। अगर आएगी तो फिर वो उसका हल करवाएंगे बीमा कंपनी से बात करके। हमारे संवाददाता मोहम्मद फारिक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनसे ज्यादा जानकारियां प्राप्त करते हैं। फारिक, ये मुआवजा कब आया है किसानों के पास और उप जिलाधिकारी महोदय को पता क्यों नहीं है सारे प्रकरण का? ये बात समझ में नहीं आ रही। नहीं, ये मुआवजा अभी ये पिछले 1 महीने पहले यहाँ पहुंचा है। जो सोको जनरल इंश्योरेंस कंपनी थी जिसको मुआवजे का काम दिया गया था, उसने 1 महीने पहले बाकायदा लिस्ट जारी की और लिस्ट मेरे पास भी है। 8 ब्लॉक में ये मुआवजा दिया गया है और सबसे ज्यादा मुआवजे में जो गड़बड़ी हुई है वो जमुना और चंबल के किनारे जो ठीक है फारिक, आपको रोकेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। एसडीएम मलखान सिंह जिनकी अभी हम बात सुन रहे थे स्वयं इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। एसडीएम साहब, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। जी नमस्कार। नमस्कार सर, अभी हम बता रहे हैं कि कई किसान जो हैं उनको 129 रुपए मुआवजा मिला है, 200 रुपए मिला है, 500 रुपए से कम मुआवजा मिला है। हमने आपका वक्तव्य भी देखा, जो हमारे संवाददाता से आपकी बातचीत है उसमें आप कह रहे हैं कि आपको ये प्रकरण पता नहीं है, लेकिन सर ये 1 महीने पहले ये भुगतान हो चुका है, उनको काफी समय हो गया इसको। नहीं, ये जो प्रकरण जैसा कल बताया गया है जी, ये हाँ जो बीमा कंपनी है ये उससे रिलेटेड है। अच्छा, बीमा कंपनी अपना अलग कार्य करती है और जो राहत आयुक्त महोदय के यहाँ से सहायता मिलती है देवी आपदा वाली, वो अलग होती है। तो ये प्रकरण हमसे रिलेटेड नहीं है और ना ही इसकी कोई कंप्लेंट आई है। आपने जो वर्जन सुना है वो सही है, तो हम इसको दिखवाएंगे, संज्ञान में आ गया हमारे।
ठीक है सर, उम्मीद करें कि आप इसमें चूंकि अब ये मामला प्रकाश में आ गया है, अब ये सार्वजनिक है विषय और आपकी जानकारी में भी आ चुका है हमारे माध्यम से, तो इसका तत्काल जो है इसमें समस्या का निस्तारण होगा। बिल्कुल होगा। हम जो डीडीएजी साहब हैं कृषि विभाग से जी, उनसे भी बात कर रहे हैं और जो बीमा कंपनी के अधिकृत अधिकारी हैं उनको भी बुला के बात करेंगे जी। और जो पीड़ित लोग हैं उनकी भी जानकारी करा रहे हैं कौन कौन है जी। अभी तक किसी ने लिखित में नहीं दिया है हमें, ठीक फिर भी है, हम देख पा रहे हैं इसको। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका मलखान सिंह जी हमसे बात करने के लिए। तो एसडीएम इटावा कह रहे हैं कि वो खुद कृषि विभाग के लोगों से बात करेंगे, बीमा कंपनी से बात करेंगे। अभी तक उनके पास कोई लिखित शिकायत नहीं आई है, लेकिन वो अब चूंकि प्रकरण जान चुके हैं इसलिए इस मामले में इनिशिएटिव लेके इसका हल कराएंगे। बहुत धन्यवाद मलखान सिंह जी, बहुत धन्यवाद मोहम्मद फारिग आपका इन तमाम जानकारियों के लिए और इस खबर के लिए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, ट्वीट का कंटेंट हम आपकी स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं। उन्हें 2 साल की सजा गुजरात की कोर्ट ने सुनाई है और उसके बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। ट्वीट क्या है उनका? मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। ट्वीट करते हैं राहुल गांधी, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। यह राहुल गांधी का ट्वीट है। सजा पाए जाने के बाद वो कहते हैं ट्वीट करके, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। इस तरीके से ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, अपनी भावनाएं व्यक्त की है राहुल गांधी ने। 2 साल की सजा उनको हुई है। अब वो ट्वीट करके कह रहे हैं मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। तो सजा के बाद ये राहुल गांधी का ट्वीट अपने धर्म के बारे में बताते हुए कहते हैं मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। 2 वर्ष की सजा उनको सुनाई गई है। संकट उनकी संसद सदस्यता पर मंडरा रहा है। हम सब जानते हैं जो डिस्क्वालिफिकेशन का कानून है किसी जनप्रतिनिधि का, उसके तहत वो खतरे के जद में है और 2 साल की सजा उनको हो चुकी है गुजरात की कोर्ट के द्वारा मानहानि के मामले में। और अब वो ये ट्वीट करके कह रहे हैं मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। 30 दिन का समय है उनके पास सजा को स्टे करने के लिए। ये देखिए पूरा कंटेंट, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन है। महात्मा गांधी। तो अपने ट्वीट पे वो महात्मा गांधी को कोट कर रहे हैं और कहते हैं मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन है। महात्मा गांधी के इस वक्तव्य को, इस बयान को उन्होंने ट्वीट किया है। ये उनका ट्वीट है, लेकिन ये वक्तव्य महात्मा गांधी का है जिसको वो ट्वीट करते हैं। इसके जरिए वो अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि महात्मा गांधी उनके आदर्श हैं और उनका वक्तव्य ही उनका आदर्श है। इसी के साथ 12 की ब्रेकिंग में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।